नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। सबसे पहले एक अहम अपडेट। वैसे तो मैं पब्लिक इंडिया पर आपके सामने सोमवार से गुरुवार तक आती रही हूँ, आप तक इंटरनेशनल खबरें पहुँचाती रही हूँ, लेकिन ज़्यादा व्यस्तता के कारण अब रोज़ ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका साथ बना रहे इसीलिए हफ्ते में एक बार, हर सोमवार आप तक हफ्ते भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें लेकर मैं आती रहूंगी। तो आप देखना ना भूलें और नज़र रखें कि क्या हो रहा है, मेरी रिपोर्ट्स पर नज़र रखें और देखें कि क्या हफ्ते भर में हुआ है। तो इस हफ्ते भर का एक जो न्यूज़ और एनालिसिस कैप्सूल है, उसका पहला एपिसोड आज। पहले तो आपको बता दूं कि हफ्ते भर में क्या बड़ी बड़ी खबरें हुई हैं और फिर जो सबसे बड़ी खबर मुझे लगती है उस पर एक छोटा सा एनालिसिस। तो अगर हफ्ते की शुरुआत करें कि एक पूरे हफ्ते में क्या हुआ, तो सबसे बड़ी खबर जो हफ्ते के बिल्कुल शुरुआत में आई वो ये कि एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर हमले की कोशिश की गई। हालांकि कोशिश नाकाम हो गई। वो व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर में थे और जो शख्स है उसने किसी को घायल भी नहीं किया, पकड़ा गया मौके पर से, उसके पास काफ़ी कुछ मिला, लेकिन ये हमले की कोशिश एक बार फिर से की गई थी। दूसरी खबर ये कि इसी हफ्ते ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो न सिर्फ इस्लामाबाद गए बल्कि वो रूस भी गए। उसके बाद रूस से जो खबरें आई उसके मुताबिक रूस जो है वो मध्यस्थता करने को ईरान युद्ध में उसने ऑफर किया और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 90 मिनट की फोन पर बात हुई। पूरे 1.5 घंटे उनकी फोन पर बात हुई और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि वो मदद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सीज़ फायर बढ़ाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से, वो भी बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए ताकि एक निगोशिएशन जो है वो हो जाए। तो ये बहुत अहम एक डेवलपमेंट है। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई भी मध्यस्थता करने की बात हुई नहीं है, लेकिन अब एक चीज़ और जो हुई है वो ये कि इस तरह की भी खबर आई कि अमेरिकी जो हथियार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इस बारे में खबरें छपी, ये भी खबर छपी कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं कि रक्षा मंत्रालय जो है अमेरिका का, पेंटागन, वो सही जानकारी राष्ट्रपति को नहीं दे रहा है। और इस बात को लेकर जब उनसे बाद में सवाल पूछे गए, इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि उनका काम है सवाल पूछना और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हफ्ते भर में हुई हैं और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल कर सामने आया है वो ये कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट को हथियार बेच रहा है। करीब $6.8 बिलियन के हथियार जो है उसकी डील बिना अमेरिकी संसद के हरी झंडी के उसने तय कर लिया है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों को बेचेगा। तो ये तो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ से ये भी खबर है कि ईरान में अब जो हालात बन रहे हैं उसमें मुश्किलें आ रही हैं। एक दवाइयों की कमी वहाँ महसूस हो रही है, वहाँ पर बिजली की बचत करने को कहा गया है। तो ये सब लगातार हुआ है। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर ये भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हर उस देश पर बरसे जिसने ईरान को लेकर उनके युद्ध को गलत बताया या कहा कि अब बंद होना चाहिए युद्ध, चाहे वो कोई भी देश हो। हाल फिलहाल में जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की, काफ़ी नाराज़ थे। उसके बाद क्या हुआ है कि अमेरिका ने ये इसी हफ्ते कंफर्म किया कि वहाँ जो 5,000 अमेरिकी सैनिक जर्मनी में मौजूद हैं उनको वो विड्रॉ कर रहा है। अब ये इसलिए अहम है क्योंकि यूरोप में कई देशों में अमेरिका ने अपनी सेना कहीं ना कहीं लगा रखी है। ये सिर्फ उन देशों के बारे में नहीं है बल्कि एक अमेरिकी जो दबदबा है, अमेरिकी नज़र बनाए रखने के लिए भी पूरे क्षेत्र में इसका इस तरह से बेसिस जो हैं वो बनाए गए थे। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार बोल के कंफर्म कर दिया है कि वो ट्रूप्स जर्मनी से निकाल रहे हैं
और जैसे ही ईरान का युद्ध खत्म होता है उसके बाद नेटो में रहना है निकलना है उस पर भी फैसला हो जाएगा। यूरोप के बाकी देशों से अमेरिकी सेना निकालनी है इस पर भी निर्णय एक हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बेहद अहम बदलाव होगा क्योंकि ये दशकों बाद इस तरह की चीज जो है वो हो सकती है। एक और खबर आई है जो कि भारत से भी जुड़ी है, वो ये कि कनाडा ने पहली बार ये माना है कि जो कनाडा बेस्ड खालिस्तानी अतिवादी है आतंकी हैं वो वहां के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। ये पहली बार उन्होंने एक आधिकारिक पेपर में माना है कि इस तरह से खतरा जो है उनसे बना हुआ है। इसके पहले ये बात कभी नहीं कही गई थी लेकिन अब ये बात उन्होंने मान ली है और ये धीरे धीरे चला है सिलसिला। जो तनाव आया था भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच उसके साथ होते हुए फिर जब प्राइम मिनिस्टर बदले ट्रूडो गए कार्निया आए उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते जो हैं वो पटरी पर लौटे हैं और अब इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। वैसे ये 2025 की रिपोर्ट है लेकिन ये कहा जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि भारत इसको लगातार कहता रहा है कि खालिस्तान का जो मसला है, खालिस्तानी जो वहाँ पर बेस बनाकर बैठे हैं वो कनाडा के लिए भी खतरा है। एक जो ताज़ा खबर आई है वो ये कि जहां भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान कर दिया और ये कई सालों बाद पिछली बार शुरू हुआ था 2025 में और चीन ने भी ऐलान कर दिया, इस बार नंबर्स भी बढ़ा दिए, 750 से 1000 हो गए। एक रास्ता इसका लिपुलेख दर्रे से भी गुजरता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया मीडिया के पूछने पर। उन्होंने कहा कि वहां से एक संधि है 18वीं सदी की और उसके मुताबिक लिपुलेख जो दर्रा है वो असल में नेपाल की ज़मीन है, वहाँ से वो इजाज़त नहीं देते हैं इस दौरे की। अलग अलग उन्होंने डिप्लोमेटिक नोट्स जो हैं वो भारत को भी भेजे और चीन को भी इस मामले में भेज दिए। फौरन भारत का इस पर जवाब आया है, काफ़ी ये सेंसिटिव मुद्दा है, भारत का इस पर फौरन जवाब आया है कि एक पुराना 1954 से ये रूट चल रहा है और कई दशकों से ये चल रहा है और इनफैक्ट जो भी बाकी जो मामले हैं उसको बातचीत से भारत जो है वो सुलझाना चाहता है। एक बार पहले भी ये मसला काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका है लेकिन अब नई सरकार, बालेन शाह की सरकार के अंदर ये पहला ऐसा मामला है जो कि काफ़ी एक बार फिर से विवादों में आ रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये दोनों कनाडा वाली और नेपाल वाली फैक्टर जो हैं वो बहुत भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस बीच एक और जो फैक्टर हुआ है जो जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है वो ये कि आपको याद होगा यूएई वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक प्लस जिसको बोलते हैं, और भी देश हैं इसमें, उससे वो निकल गया। काफ़ी वक्त से उसकी नाराज़गी थी क्योंकि एक कट ऑफ होता है कि इतना ही प्रोडक्शन आप कर सकते हैं या इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन देशों ने एक पूरे समूह के तौर पर ये निर्णय लिया था तो इस यूएई उससे अचानक निकल गया। लेकिन अब क्या हुआ है कि ओपेक ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें उन्होंने यूएई के निकलने की तो कोई बात नहीं कही है लेकिन ये ज़रूर कहा है कि कुल मिलाकर अब जून में जो ऑयल प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, ऑयल आउटपुट बढ़ाने की उन्होंने बात की है। पिछले वक्त में जो ईरान युद्ध चला है इसके कारण काफ़ी नुकसान हुए हैं, दुनिया भर में तेल की कमी, गैस की कमी के कारण नुकसान हो रहे हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कमी से नुकसान हो रहे हैं और काफ़ी आर्थिक दबाव से दुनिया इस वक्त इस युद्ध के कारण गुजर रही है। और इसीलिए अब यहाँ पर ओपेक कंट्रीज़ का जो ये बयान आया है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ऑयल आउटपुट जो है वो जून के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। इसी से अगर आप एक देखें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ एक मसला अगर आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली में हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब जो राजदूत हैं भारत के अलग अलग देशों में उनकी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी। उसे विदेश मंत्री ने संबोधित किया, उसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और एक कोशिश ये की गई कि जो आउटरीच है भारत का हर जगह, यानी अलग अलग देशों से जो संपर्क रहता है
वो भारत का और बढ़ाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। हमने ये भी देखा है कि जो विदेश मंत्री हैं वो इस वक्त कई देशों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मई में कई देशों में जा रहे हैं अभी, और ये माना जा रहा है कि एक कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगियों को भारत की तरफ लाने की, भारत के साथ मिलकर काम करने की, क्योंकि अब दुनिया में हालात जो हैं वो काफ़ी बदल गए हैं। एक जो स्थिर धुरी मानी जाती थी अमेरिका की, वो अब नहीं है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है, इसके कारण भी एक ज़्यादा जोर दिया जा रहा है दूर दूर तक भारत का जो सहयोग है अलग अलग देशों तक, छोटे बड़े सभी, यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो या आसपास के देशों, सबके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए। लेकिन जो एक बड़ी खबर है वो ये कि ईरान युद्ध जो है अभी एक फिर से बेहद नाजुक दौर में पहुंच गया है। खबर ये है कि वहाँ पर जो प्रस्ताव भेजा था ईरान ने, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ट्रंप ने ठुकरा दिया है। ये बताया जा रहा था कि एक 14 पॉइंट प्रस्ताव है। ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इसमें परमाणु की कहीं भी बात नहीं की गई है। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बार बार बोलते रहे हैं। कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार कतई नहीं हो सकते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि इसमें जो 15 साल की रोक परमाणु एनरिचमेंट पर लगाने की बात थी, वो इस प्रस्ताव में ईरान ने नहीं दी है। युद्ध खत्म करने की बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, ये सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं। तो पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि उनको बताया गया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, पाकिस्तान के जरिए ये प्रस्ताव उन तक पहुंचा था। अब ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। तो अब आगे क्या होगा ये बिल्कुल साफ नहीं है। इस बीच पूरे हफ्ते ये देखा गया कि मिलिट्री मूवमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और एक ऐलान ये आया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो वहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो अब अमेरिका लागू करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम, वो ये है कि वहाँ पे कई वाणिज्यिक जहाज जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो फंसे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये बताया है कि वो जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम करने वाले हैं, उसमें इन सभी व्यापारी जहाज़ों को जो वहाँ फंसे हैं उनको सकुशल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कई देश जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने उनसे गुजारिश की है कि उनके जहाज़ों को वहाँ से निकाला जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक मानवीय कदम है और इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कई हज़ार जो नाविक हैं वो फंसे हुए हैं, उनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो जहाज़ हैं वो मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो इन सब को वहाँ से निकालने के लिए अमेरिकी नौसेना और बाकी सेनाएं जो हैं वहाँ पर अब कार्रवाई करेंगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनको रोकने की किसी प्रकार से कोशिश की गई तो बेहद कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान का भी इस पर जवाब है। ईरान ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई अमेरिका करता है तो उसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत वगैरह कोई भी घुसने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा, मतलब उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब दोनों पक्ष जो हैं वो फोर्स का इस्तेमाल करने को, असलहे का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, तो क्या ये व्यापारी जहाज़ जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित तौर पर निकल पाएंगे? अब यही सवाल उठ रहा है, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि अभी तक युद्ध विराम के बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, फिर अगले ही लम्हे वो कहते हैं कि वहाँ कौन बात कर रहा है पता नहीं, कौन इंचार्ज है पता नहीं।
ईरान एक तरफ तो ये कहता है कि हम फला 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 सब्जेक्ट पर बात नहीं करेंगे या हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले ही बार ये पता चलता है कि वो पर्दे के पीछे बात कर रहा है, प्रस्ताव भेज रहा है। तो दोनों पक्ष जो हैं अपना अपना गेम यहाँ पर जबरदस्त खेल रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को पूरा फायदा इसका मिल रहा है। एक तो उसने अपनी जो छवि है वो सुधारने की इस युद्ध में मध्यस्थता करने के बाद पूरी कोशिश की है, और उसको उम्मीद है कि इससे उसके जो आर्थिक हालात हैं उनको सुधारने में मदद मिलेगी। जहाँ तक उसके लड़ाकू विमान हैं उनके अपग्रेड के लिए पहले ही, अब एक बार फिर से, पहले ही 1 दिसंबर में उसे अपग्रेड मिला था अमेरिका की तरफ से, अब फिर ये खबर आई है कि उसे फिर से विमानों के, लड़ाकू विमान जो अमेरिका के हैं उनका अपग्रेड उसको मिल रहा है। ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये सारे जो बाई प्रोडक्ट्स ईरान युद्ध के आ रहे हैं उसमें से कई ऐसे हैं, सीधे तौर पर तो तेल और गैस का जो मसला है वो तो है, लेकिन ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण भारत को भी समस्याएं आ रही हैं। तो पूरा हफ्ता विश्व में इस उथल पुथल में गुजरा है। लगातार आप तक ये लाते रहूंगी इंफॉर्मेशन, ये एनालिसिस कि किस खबर का क्या मतलब है, और आप देखते रहें ये रिपोर्ट्स। नमस्कार।